हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग केस है उसमें जैसे ही कोई न्यू अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आज उसी न्यू अपडेट के साथ आई हूँ। तो गाइस, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो दो शूटर्स थे उनमें से एक शूटर को दिल्ली पुलिस ने कंफर्म करते हुए कहा था कि उसका नाम विशाल है और वो रोहित गोडारा गैंग से बिलोंग करता है। हर जगह, पूरी टीवी में, न्यूज़पेपर्स, मीडिया में, सब जगह यही था कि उनमें से एक वो शूटर विशाल था। मीडिया इनफैक्ट उसके घर तक जा रही थी, उसकी बहन से बात कर रही थी। उसकी बहन भी मीडिया को बता रही थी कि उसका भाई कसूरवार है, उसने कुछ नहीं किया। तो कल तक पूरा यही शोर था कि एक शूटर जो है विशाल है। उसके बाद शाम को मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो बताती है कि उन दो शूटर्स का नाम विकी गुप्ता, जिसकी उम्र 24 साल थी, और सागर कुमार पाल, जिसकी उम्र 23 साल थी। ये बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स में बैठे एक रिपोर्टर ने सवाल किया, तो वो विशाल कहाँ गया जिसके पीछे सब पड़े हुए थे? कल से हर जगह यही शोर था कि वो शूटर विशाल है। तो उसके बदले में पुलिस ने जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम विशाल का नाम कहाँ से आया और क्यों आया। बेहतर होगा आप ये सवाल उसी से पूछिए जिन्होंने विशाल का नाम लिया हो। मुंबई पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि विशाल का नाम आया तो पुलिस की तरफ से ही था। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने बताया था और दिल्ली पुलिस ने भी ये बताया था कि उनमें से एक शूटर विशाल था। अब इसके बीच का कारण ये हो सकता है जल्दबाजी। दिल्ली पुलिस टीम और मुंबई पुलिस टीम के बीच में एक अव्वल आने की होड़, एक खुद का क्रेडिट लेने की होड़ कि हमने मैटर पहले सॉल्व किया, हमारी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा है, हमारे सोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं। दो स्टेट्स की टीम में, पुलिस टीम में एक राइवलरी तो हमेशा से चलती आती ही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप भी पड़ता है। जब दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि एक विशाल है तो मुंबई पुलिस ने पीछे पीछे होड़ में बोल दिया कि हाँ, एक विशाल है। लेकिन जबकि पूरा माजरा ये था कि विशाल नामक व्यक्ति का इस पूरे सीन से कोई लेना देना था ही नहीं, वो इस मामले में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। बस जल्दबाजी की होड़ में, क्रेडिट लेने की होड़ में पुलिस ने विशाल का नाम वहाँ पर इंटरप्ट कर लिया, या आप कह सकते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई। अब पूरे माजरे में, पूरे सीन में दो बंदे हैं, विशाल और सागर। अब सवाल ये कि ये लोग कहाँ से आए, कौन थे, इनका मकसद क्या था? तो पूरी कहानी कुछ इस तरह से है कि ये लोग जो है वो बिहार के थे और अनमोल बिश्नोई ने भी इस चीज़ की जिम्मेदारी ली थी। मतलब ये लड़के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुकात रखते थे। और आज तक ये भी देखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के जितने भी लड़के हैं वो या तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ बहुत महाराष्ट्र से हैं। अब ये दोनों लड़के तो बिहार से हैं। अब पुलिस को ये कनेक्शन भी नहीं बैठ रहा था कि बिहार के लड़के लॉरेंस बिश्नोई के कांटेक्ट में कैसे गए, उसके ग्रुप के कांटेक्ट में कैसे गए। पुलिस ने ये भी रिलेशनशिप बिठाना था। ये कैसा माजरा हुआ था पूरा। तो चलिए चलते हैं पूरी कहानी की ओर। 14 अप्रैल 2024 की सुबह सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग होती है। जैसे जैसे खबर फैलती है, पुलिस आती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। और जल्द ही ये मामला क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के हेड दया नायक, जो कि एक बहुत ही फेमस कॉप हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये मामला चला जाता है क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के पास। अब क्राइम ब्रांच अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन, अपनी तफ्तीश अपने तरीके से करना शुरू करती है। सबसे पहले सीसीटीवी की फुटेजेस खंगाली जाती हैं। पता लगता है कि
जो हमलावर थे वो बाइक पर थे, बाइक सवार थे, फिर वहाँ से निकलते हैं वो बाइक पर। फिर कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि माउंट मैरी चर्च के पास एक बाइक पार्क है, जो कब से ऐसे ही पार्क है, उसका कोई मालिक, कोई उसके आसपास कोई नहीं आया। तभी पुलिस के पास ज़्यादा नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह का समय है, ज़्यादातर लोग उस समय सो रहे होते हैं। कुछ चंद फ़ोन्स उस टाइम एक्टिव थे, तो कम नंबर्स का डाटा आता है। उनमें से 2 नंबर्स को पुलिस छाँटती है, अपने रडार पर लेती है। अब ये कैसे कन्फ़र्म किया जाए कि यही वो 2 नंबर हैं उन 2 व्यक्तियों के? तो पुलिस चेक करती है कि क्या ये 2 नंबर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी एक्टिव थे। पता चलता है कि हाँ, ये नंबर वहाँ पर भी एक्टिव थे उन दोनों लोगों के। उसके बाद वो लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन से सांता क्रूज़ रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पर भी ये दोनों नंबर एक्टिव थे। सांता क्रूज़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भी ये दोनों नंबर एक्टिव थे। तो पुलिस को यकीन हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि यही उन दोनों जो पर्सन्स थे, हमलावर थे, जो शूटिंग कर कर भागे, उनके नंबर हो सकते हैं। तो अब पुलिस इन नंबर्स को लेती है अपने टारगेट पर और इनको ट्रेस करना शुरू करती है। इस नंबर को ट्रेस करना स्टार्ट करती है, मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो उनकी मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं दहिसर, दहिसर से सूरत, सूरत से अहमदाबाद और अहमदाबाद से भुज। जब वो लोग भुज में होते हैं तब पुलिस को लगता है कि अब हमें उन्हें ट्रैप करना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, ये मौका सही है। तो 2 टीम्स क्राइम ब्रांच की बाय एयर होते हुए भुज की तरफ निकल जाती हैं। इसी दौरान क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के हेड दया नायक भुज एसएसपी से भी कांटेक्ट करते हैं। वो उन्हें भी अपने कंफर्मेशन में लेते हैं और भुज पुलिस की भी टीम्स जो हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए अपनी तैयारी करती हैं। भुज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक नथराना नाम की एक जगह है, जहाँ पे एक बहुत फेमस है माता का मठ मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ बहुत लोग श्रद्धालु आते हैं। इवन कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ होकर आए, तो वहाँ पर उनकी जो लोकेशन है वो स्टेबल हो जाती है। अब नथराना के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि 2022 में जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, तो उसके जो शूटर्स थे उनको भी यहाँ नथराना से ही पकड़ा गया था। अब यहाँ से लिंक ये डेवलप होते हैं कि यहाँ नथराना में क्या लॉरेंस बिश्नोई का कोई ऐसा जानकार है जो शूटर्स को पनाह देता है, या नथराना से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या कॉन्टैक्ट है। ये तो चलो पुलिस अपने आने वाले इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट कर ही लेगी। अब माता के मठ के मंदिर की ओर आते हुए जितनी भी टैक्सीज या बसेस थी, भुज टीम जो थी उनको रोक कर पूछने लगती है, फ़ोटोज़ उनके पास थे शूटर के, वो दिखाने लगती है। तो एक बस वाला कहता है कि हाँ, ये 2 बंदे थे, इनको मैंने माता के मठ के मंदिर के पास उतारा है। जब माता के मठ मंदिर में पुलिस पहुंचती है, वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु थे, लोग वहाँ रात को रुकते भी हैं, रहते हैं। तो वहाँ ये दोनों आराम से सो रहे होते हैं। ये तकरीबन सोमवार रात 9 बजे की बात है। मंदिर में आराम से ये लोग सो रहे थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि पुलिस यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि पुलिस हमें जानती ही नहीं है, और अगर हमें जानती नहीं तो हमारे नंबर्स कहाँ से आएंगे, और नंबर्स नहीं आएंगे तो हमें ट्रेस कैसे करेंगे। इसी चक्कर में इन लोगों ने अपने फ़ोन्स ऑफ ही नहीं किए, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने इन्हें ट्रैक कर ही लिया, ये भूल गए आखिर पुलिस तो इनसे एक कदम आगे ही चलेगी। पुलिस ने इन्हें माता के मंदिर से गिरफ्तार किया और इन्हें क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई लेकर आई। मुंबई में कोर्ट में इनकी पेशी कराई गई और पुलिस ने इनको 25 अप्रैल तक अपने रिमांड में लिया। इनकी सबसे बड़ी गलती, पुलिस को हल्के में लेना और अपने फ़ोन्स स्विच ऑफ ना करना। जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की तो इन्होंने अपनी कहानी कुछ इस प्रकार बताई। ने बताया कि वो लोग जो दोनों शूटर्स थे 28 फरवरी को मुंबई आए। मुंबई के जाने माने पनवेल इलाके में इन्होंने एक घर लिया किराए पे। 10 मार्च को उस घर का रेंट एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट तकरीबन 11 महीनों के लिए था।
उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया गैलेक्सी का रैकी करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कब सलमान खान अपने घर आते हैं, कब जाते हैं, कब उनके पास सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इस दौरान 25 मार्च को होली आ गई और ये लोग होली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर चले गए। वहाँ से होली सेलिब्रेट कर कर ये लोग 1 अप्रैल को वापस आए मुंबई में अपने घर पे जो इन्होंने रेंट पर ले रखा था। 2 अप्रैल को इन्होंने 24,000 की 24,000 की एक सेकेंड हैंड बाइक ली। उस बाइक पे भी इन्होंने सलमान खान के घर की रैकी की। अब इनके इंतज़ार था तो वेपन का, और जो इनका हैंडलर था उसने इन्हें बोला कि एक आदमी आएगा 10 अप्रैल को जो तुम्हें एक तमंचा देगा। ये लोग बताई हुई लोकेशन पर जाते हैं, वहाँ एक आदमी आता है 10 अप्रैल को जिससे ये लोग वो तमंचा लेते हैं। और इनका ये कहना है कि ये उस आदमी को नहीं जानते, इन्हें नहीं पता था कि वो आदमी कौन था कौन नहीं। इन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उससे तमंचा लेना है, तो ये उससे वो पिस्टल लेते हैं और आ जाते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद ये 14 अप्रैल की सुबह सुबह का टाइम तय करते हैं जो शूटिंग के लिए। जैसे आप लोगों को फिर पहला पूरा पता है, 14 अप्रैल को सुबह ये लोग करते हैं फायरिंग, वहाँ से भाग जाते हैं। और इनकी बताई गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सूरत में जब ये लोग भाग रहे थे मुंबई से, जब ये लोग सूरत पहुँचे तो वहाँ पर ताप्ती नामक एक नदी है जिसमें इन लोगों ने वो तमंचा फेंक दिया। इनको लगा कि कहाँ हथियार उठाकर घूमते रहेंगे, बिना मतलब कोई शक करेगा, तो बेटर है इसे यहीं पर फेंक दिया जाए, तो इन्होंने उसे फेंक दिया। उसके बाद सवाल ये बचा, ये लोग आ गए, पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। 25 अप्रैल तक ये लोग पुलिस के रिमांड में है। अब देखो ये और क्या क्या पुलिस को बताते हैं। पुलिस इनसे सब इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी। अब ये लोग, उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग बिहार से हैं। अब सवाल ये कि बिहार में इनका लॉरेंस के साथ संपर्क कैसे हुआ, क्योंकि आज तक कोई भी जो जो लॉरेंस गैंग के गुंडे हैं वो बिहार के नहीं हुए। मैंने जैसे आपको बताया राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा के ही ज़्यादातर लड़के होते हैं। हरियाणा से आज तक ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कोई लड़के लॉरेंस गैंग के साथ जुड़े हुए हों। तो ये सवाल जब पुलिस ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो दोनों शूटर्स में से जो सागर था वो 2 साल के लिए हरियाणा में एक नौकरी करने गया था। उसी नौकरी में उसका जो था कांटेक्ट लॉरेंस गैंग के साथ हुआ, और दूसरा शूटर उसका फ्रेंड था, तो ये दोनों लॉरेंस गैंग के कांटेक्ट में आ गए। इस पूरे मामले के कुछ ही देर बाद, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, कि लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली। अब सवाल ये कि बिश्नोई गैंग ने नए लड़के ही क्यों चुने, ये नए लड़के ही क्यों इस पूरी वारदात में इन्हीं को क्यों इस्तेमाल किया। तो इसका जवाब अब तक के लिए पुलिस के पास ये है कि बिश्नोई गैंग नहीं चाहती थी कि पुलिस कोई भी कांटेक्ट या कोई भी लिंक ये बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ सके। नए लड़के होंगे तो पुलिस को उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और ना ही वो कभी पकड़े जाएंगे, और ना ही कोई लिंक बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ दिया जाएगा। जो पुराने लड़के हैं या जो जाने माने शूटर्स हैं बिश्नोई गैंग की, उस पर जो पुलिस के सोर्सेज हैं उनकी हमेशा नज़र रहती है। वो शूटर्स हैं बिश्नोई गैंग के। बिश्नोई गैंग एक बहुत ही फेमस पुराना गैंग है जो ऐसी मुंबई में एक टाइम पर उनका गढ़ था। तो जो पुलिस के सोर्सेज होते हैं वो इन सब शूटर्स पर ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्होंने नए शूटर्स को इस्तेमाल किया कि पुलिस कोई भी लिंक ना डेवलप कर पाए ना। जब ये लोग फ़ोन पर बात करते थे, जब इनका हैंडलर इनको तमंचा जो वेपन इन्होंने यूज़ करना था वो सब की जब ये बातें करते थे, वो बातें भी ये लोग कोड वर्ड्स में करते थे ताकि किसी भी तरीके से पुलिस इनके पास ना पहुंची जाए। और इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन ये दी कि इनको सिर्फ इतना कहा गया था कि जो आप फायरिंग करोगे उसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी को मारना नहीं है। खाली ये शूटिंग डराने के लिए, धमकाने के लिए ही की गई थी। अब ये पूरा मामला है।
अब पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम है, क्योंकि उसने खुद इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। इन 2 शूटर्स का नाम है और एक थर्ड पार्टी का नाम है जिसने ये शूटर्स अनमोल बिश्नोई के लिए अरेंज किए। न्यू शूटर्स हैं जो अनमोल बिश्नोई के लिए अरेंज किए। अब ये थर्ड पार्टी कौन है, कहाँ से आई है, इसकी फ़िलहाल तक पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये था पूरा मामला। आशा करती हूँ कि ये आपको कहीं से भी थोड़ा-सा यूज़फुल लगा हो और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।